हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में फिर से हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें हम लोग आज के क्लासेस में जानने वाले हैं। ध्यान देना सभी लोग। आज परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक पढ़ा दिया था। डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, रिसेबल, पेबल, यह सारा पढ़ लेंगे। मतलब आज समझो ये अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा एक एक करके समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप सब बता दूंगा, तब लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि बिजनेस में इतना तो आप लोग को पता है, कुछ कंसेप्ट हमको क्लियर करना है, इसलिए बता रहे हैं आपको कि जो कुछ भी हम लोग खरीदते हैं, अब मान लो ये एसके हैं और ये डीके है, जो कुछ भी हम खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कि हम परचेज किए। क्या किए हैं? परचेज किए हैं। अब क्या खरीदेंगे जी? या तो गुड्स, या तो सर्विसेज, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। तो गुड्स के बारे में पिछले क्लास में समझाया था। प्रिंस गिरी लिखा मत करो, ठीक है। गुड्स का मतलब मैंने बताया था, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है। सर्विस जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो या तो गुड्स परचेज करेगा या तो सर्विस परचेज करेगा। लेकिन रीजन यह है कि परचेज करता किससे, अकाउंटिंग के भाषा में उसको क्या कहा जाता है, तो समझने की कोशिश करना। जिससे हम लोग खरीदते हैं, तो यस के खरीद किससे रहे? पीके से। तो अकाउंटिंग के भाषा में इसे बोला जाता है सप्लायर। यह हमेशा याद रखिएगा, पूछूंगा मैं हमेशा कि जिससे हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं उससे क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। और सप्लायर को जब रिकॉर्ड करते हैं, उसको अकाउंटिंग के भाषा में उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिटर। क्या बाबू? क्रेडिटर। पहला पॉइंट, जब हम कुछ खरीदते हैं उसे बोलते हैं कि हम परचेज कर रहे हैं। क्लियर है? जिसे खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? सप्लायर। और सप्लायर को अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं उस नाम को क्रेडिटर से रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्या होता है? लेनदार। लेनदार का मतलब वह अमाउंट जो हमको पे करना है डीके को। तो जब डीके को हम क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे, डीके को क्रेडिट से, तो जितना रुपए का क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे उतना पैसे के वो लेनदार होंगे और हमारा व्यापार देनदार होगा। जैसे हमने खरीदा कितने का? 100 रुपए का। तो आप बताओ पैसा हम देंगे कि वो देंगे? हम देंगे ना। तो जो डीके वो लेने वाले हैं, तो इनको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिटर में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए बोला जाता है क्रेडिटर लेनदार है, और क्रेडिटर को हम पैसा देंगे। कौन देगा? तो हमारा व्यापार देगा। इतना समझना। आप सप्लायर हो और आपसे मैं 500 रुपए का माल कोई खरीद लूंगा, तो आप बताइए जो हमने खरीदा, तो आप पैसा दोगे कि हम पैसा देंगे? हम देंगे। तो जब आपके नाम को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे किसमें? क्रेडिटर में। किसमें बाबू? क्रेडिटर में। क्लियर हो रहा है? तो इसे बोलते हैं परचेज। लेकिन कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाए तो, अगर यही बात आ जाए कि एक बिजनेसमैन कोई गुड्स या सर्विस बेचता है, इसे क्या बोलते हैं? सेल्स करता है। ठीक है, तो सेल्स किसे करता है? उसे बोलते हैं कस्टमर। क्या बोलते हैं बाबू? कस्टमर। और कस्टमर क्या होता है? क्या होता है? देनदार। मतलब पैसा देता है, किसको देगा? जिस उन्होंने खरीदा है। तो सपोज मेरा व्यापार है, एसके ने बेचा है और इस बार डीके ने खरीदा है, तो इस बार इनको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग की भाषा में डेबिटर्स। क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेबिटर्स।
मतलब उतने पैसे का वो देनदार है। किसको? जिस व्यापारी से खरीदे। ये बार बार क्वेश्चन आएगा। जब हम किसी को सेल करते हैं, जिसे सेल करते हैं सामने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो कस्टमर के नाम से। कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में किस में रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिटर्स के नाम से। डेबिटर से पैसा लेना होता है कि देना होता है? लेना होता है। अगर परचेज की बात करें तो जिससे हम परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। सप्लायर को अकाउंटिंग के भाषा में किस में रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर से पैसा लेना होता है कि देना होता है? देना होता है। क्रेडिटर बोलता है लेनदार। तो जिस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे वो लेनदार हो जाएगा, और जिस अकाउंट को डेबिट कर देंगे वह देनदार हो जाएगा। क्लियर है? तो वह खरीदते समय ये बार बार आएगा। तो आज अगर कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है इतना ना? चलिए, और आप बताइए, जब हम लोग परचेज करते हैं, परचेज करते समय एक शब्द बार बार आता है, और सेल करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है। क्या? आप बताइए, जो परचेज करते हैं उस समय डिस्काउंट शब्द बार बार आएगा, या सेल करेंगे तो डिस्काउंट शब्द बार बार आएगा। तो देखो, अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, और उस समय डिस्काउंट शब्द जनरेट हो गया, डिस्काउंट शब्द जनरेट हो गया, छूट की बात की जा रही है, तो समझ जाना अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव। नहीं 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 नहीं, इसको डिस्काउंट रिसीव नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट अलाउ। अलाउ कर रहे हैं हम लोग। और जब हम सेल करते हैं, हाँ चले गए यार, डिस्काउंट अलाउ ठीक तो बता रहा था यार, मिस्टेक हो गई। ध्यान देना, जब डिस्काउंट सब जनरेट होता है इसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, और जब सेल करते हैं तो उसे मैं बोलते हैं डिस्काउंट, जब शब्द जनरेट होता है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ। अब समझने की कोशिश करना मतलब क्या होता है। तो आप बताओ, आप जब परचेज करते हो तो किसी न किसी से खरीदते हो, तो हम डीके से खरीद रहे हैं, तो आप बताओ खरीद रहे हैं उस समय डिस्काउंट मिल रहा है हमको, क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो अकाउंटिंग के भाषा में उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव। अब बताओ हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय डिस्काउंट हम देते हैं, तो उसे मैं बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। सेल करते समय जो डिस्काउंट हम देंगे उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ कर दिए, और परचेज करते समय डिस्काउंट जो हमको मिल जा रहा है उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव कर लिए। अकाउंटिंग में इसे लिखेंगे कब? जब क्वेश्चन अभी हमको आपको बताएंगे तब। ठीक है, बस इतना समझना कि परचेज करते समय डिस्काउंट जनरेट हुआ तो डिस्काउंट रिसीव, सेल करते समय डिस्काउंट जनरेट हुआ डिस्काउंट अलाउ। हाँ क्या जी? लिखे क्यों? डिस्काउंट लिख देंगे तो वहां पे क्वेश्चन मेंशन होने लगेगा कि डिस्काउंट कब का है, पेमेंट करते समय, या परचेज करते समय, या सेल करते समय, या रिसीव करते समय। तो क्या जवाब दीजिए? ठीक है, क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाएगा ना। कैसे चेंज होगा? तो जब हम लोग डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हमारे व्यापार में इनकम हो जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा, वहां पर अलग बात हो जाती है। और जब हम लोग अलाउ कर देंगे तो हमारे व्यापार में लॉस मतलब एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन चेंज हो जाता है, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। और ये कंडीशन कब कब आएगा? परचेज करते समय और पेमेंट करते समय भी। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय अगर हमको डिस्काउंट मिल गया तो उसको भी किसमें रिकॉर्ड करते हैं? डिस्काउंट रिसीव। जैसे हम 500 रुपये आपको देना था और आपने बोला कोई बात नहीं 450 रुपये दे दो, तो डिस्काउंट क्या हुआ? रिसीव हुआ। लेकिन जब हम पैसा रिसीव करते हैं और उस समय हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउ बोलते हैं। मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अब 1000 लेना था, हमने बोला कोई बात नहीं जल्दी से दे दो, आज ही दे दो, हम 100 रुपये छोड़ देते हैं, तो 900 ले लिए, 100 रुपये छोड़ दिए, बोलते डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो देखो, सेल करते समय और पैसा रिसीव करते समय जब भी डिस्काउंट सब जनरेट हो तो हमेशा बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, और परचेज करते समय
और पेमेंट करते समय डिस्काउंट सब जनरेट होता है, तो समझ रहे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अरे लॉजिक है, आप लोग ऐसे सोच लो नॉर्मल, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा, तो यही मैं आपको पढ़ाया हूं, देख लो पढ़ लो क्या लिखा गया इसमें। परचेज, गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परचेज। अब व्यापारी द्वारा खरीदे जाने वाला माल क्रय क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। फिर से सेल, व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है क्या कहलाता है? उसकी बिक्री को सेल करते। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक शब्द मैं अभी बढ़ाया हूं, डेबिटर्स। क्या कहा जा रहा है? वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स या सर्विस परचेज करता है, उसे क्या बोलते हैं? डेबिटर्स। जैसे मेरा कस्टमर उधार माल खरीद लिया, तो उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं? डेबिटर्स में ही पढ़ाया हूं ना आपको। फिर से बता रहा, क्रेडिटर्स वो पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पे परचेज करते हैं, क्या बोला जाता है उसे? क्रेडिटर्स। तो डेबिटर्स किसको बोलते हैं? कस्टमर को। अरे खरीदेंगे तो कस्टमर ही आएगा ना। और नहीं, यहाँ ठीक है। और परचेज और सेल करेंगे तो, सेल करेंगे तो सेल करेंगे तो कस्टमर, और परचेज करेंगे तो सप्लाई। ठीक है, ठीक है। तो डेबिटर्स को हम लोग करते हैं कस्टमर, और सप्लायर को करते हैं क्रेडिटर। हो जाएगा ना? तो यह ऐसे काम करता है। अब देखो इसी के साथ एक और शब्द आता है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। जैसे ये शब्द बार बार आए तो आप लोग परेशान रहोगे, सर ये कहाँ से क्या है? तो आप लोग नाम से पता चल रहा क्या मतलब है इसका। लेकिन थोड़ा इसको क्लियर कर ले हम लोग, आगे हम लोग को दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार कराऊंगा, क्योंकि रूल हाल ही में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं, सपोज मान लीजिए हमारा बिजनेस किसी बिजनेस से हाई पीसेस कीबोर्ड खरीद लेता है। कितना? हाई पीसेस कीबोर्ड खरीद लेता है। और घर पे जैसे लेके गया, अपने गोडाउन में जैसे लेके गया, पता चला कि उसमें एक पीस डैमेज है, खराब है किसी कारण। तो बताओ क्या करेगा? फेंक देगा क्या? नहीं, दौड़े 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 इनके पास आएगा और कहेगा बाबू, ठीक है, अब भैया जो भी कहता हो, ठीक है, कहेगा एक पीस खराब है, इसको क्या करिए? वापस कर लीजिए। ठीक है। तो जब देखो ये खरीदा, तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या करेगा? करेगा परचेज। और जब वापस कर दिया एक पीस, तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या करेगा? परचेज रिटर्न। क्लियर है? मतलब जब हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, तो जी, जब कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज कर रहे हैं, और वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न। सेम। आप बताइए, तो परचेज इनके लिए हो गया, एसके के लिए। अगर पीके के लिए बात करें तो इनके लिए यही गुड्स सेल हो जाएगा, बोलो, और यही गुड्स रिटर्न हो जाएगा। अब कहो सर कैसे? अरे यार, इन्होंने खरीदा, इन्होंने बेचा, ठीक है, तो परचेज इनके लिए, सेल इनके लिए। इन्होंने वापस किया तो परचेज रिटर्न, और इन्होंने वापस ले लिया तो सेल। तो आप बताइए क्या पैसा कम ज्यादा होता है कि नहीं होता है? अगर 100 रुपया की इन्होंने खरीदा था और 10 रुपए को वापस किया, तो 90 रुपया ही देना होगा ना, बोलो। यहाँ पे भी अब इनको 100 रुपया लेना था और 10 रुपए को वापस कर लिए, तो लेना कितना होगा? 90 ही तो लेना होगा। लेकिन एक बात सुन लो, हम लोग जो वापस करने जाएंगे ना, तो उतना पैसा घटाते नहीं है सर। कहता है कि सेम उसी का आप कपड़ा खरीद लो, ठीक है, पहले लिख देता है बाकायदे से, ठीक है। हाँ, मतलब अगर नॉर्मल हम लोग जाते हैं यार, बहुत फ्रेंडली है, संपर्क है, तो कर सकता है। लेकिन अगर आम यूजर कोई जाता है कहीं दुकान पे, अगर 100 रुपए के या 50 रुपए का कितना रुपए का खरीद लिया, अगर आपका जान पहचान का नहीं है उतना, आपने कभी कभी चले गए हो, कभी कभी जाते हो, तो कोई सामान खरीदते तो वापस नहीं करता। अब कहते हो सर वापस तो हम किए हैं कपड़ा, या बहुत सामान खरीदे हैं वापस किए हैं, लेकिन ध्यान देना, कहता है कोई बात नहीं, पैसा वापस नहीं करें, आप एक्सचेंज कर लीजिए, इसी रेट का ले लीजिए, ठीक है, या ज्यादा ले लीजिए और पैसा दीजिए, ठीक है, लेकिन कम का वो नहीं देगा। लेकिन एक बड़े व्यापारी की, बिजनेसमैन की बात करें, तो हमेशा उनके बीच ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है। तीनों इतना मारे तीनों को इस समय अभी,
पढ़ नहीं रहे हो तुम मन से, मन नहीं लगे कर दो, हम घर चले जाओ, पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, तो जो बड़े व्यापारी होते हैं, अगर मान लो 1 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा और 10,000 का वापस नहीं कर रहे हैं, तो अगले दिन फिर तो कहेगा चलो आज इस बार वापस नहीं कर रहे हो ना, अगली बार हम दूसरे दुकानदार को देखेंगे, तो चला जाएगा उस दूसरे के पास। अब मान लो हर महीने में 4,05,000 रुपए का सामान खरीद रहा है, 4,05,00,000 का, और हर महीने वो कमा रहा है 50,000 उससे, तो कहेगा कोई बात नहीं, सामान हम भी अपने वापस अपने सप्लायर से वापस कर देंगे, तो सामान वापस कर लेते हैं। अब तुम 1-2 दिन के लिए जाते हो तो वापस नहीं करेंगे सर, और वही परमानेंट कोई ग्राहक हो तो कर देगा, कहेगा कोई बात नहीं, हमेशा आता, हफ्ते में 1-2 बार जाते हो, तो महीने में 2 महीने में 1 बार जाते हो, कहेगा कोई बात नहीं। ठीक है, अब आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं, फिर से आएगा, ये आया तो पैसा ले ही गए। ठीक है, तो व्यापारियों के बीच ऐसा ट्रांजेक्शन होता है। क्लियर है? परचेज किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, क्रेडिटर किसे कहते हैं, सप्लायर किसे कहते हैं, डेब्टर्स किसे कहते हैं, बोलो। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और वही आप लोग को यहाँ पर लिखा गया, तो क्या पढ़ते रहना आप लोग, ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि यदि किसी कारण से हम परचेज किए गए गुड्स वापस कर दे तो क्या कहलाता है, पर हाँ, यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। और यदि हमारा कस्टमर किसी कारण से परचेज किया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल रिटर्न कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब यहीं पे अगला ऑप्शन है, वह है रिसीवेबल पेबल। तो ये नाम से पता चल रहा है, रिसीवेबल अमाउंट और पेबल अमाउंट का मतलब वह पैसा जो हमें रिसीव करना है वह रिसीवेबल अमाउंट है, और वह पैसा जो हमको देना है, पेमेंट करना, पेबल अमाउंट है। हमको सर कैसे होता है और कैसे इसका इस्तेमाल लोग करते हैं हम लोग अकाउंटिंग में, तो समझने की कोशिश करना, कुछ ऐसा ही इसका लॉजिक होता है। जो अभी पेमेंट रिसिप्ट की बात किया हो ना, यही होता है, लेकिन कुछ आप लोग को लॉजिक में समझा रहा हूं कैसे हम लोग रिसीवेबल अमाउंट पेबल अमाउंट बोलते हैं। जैसे जब यह व्यापारी, समझना थोड़ा सा, कौन, एएसके पीके को सेल करेंगे, समझना, क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो क्या करेंगे, सेल जब करेंगे तो एएसके की बिल बना के देंगे। ठीक है, किस तारीख को, 1/5 को, बिल नंबर रहेगा एएसके 001, और कितने का सेल किए हैं, 200 रुपए का सेल किए, और ये माल उधार बेचे हैं, तो एक पर्ची बना के देगा, रसीद बना के देगा, और लिखा रहेगा 1/5 मतलब 1 मई को, और बिल नंबर एसके 001 या कुछ भी हो, बिल नंबर भी लिखा रहता है उस पर। ठीक है, और कहेगा इसके अगेंस्ट 200 रुपया पीके से क्या करना है, लेना है। तो यही बोला गया है रिसीवेबल अमाउंट, मतलब वह पैसा किसी बिल के अगेंस्ट हमको लेना है, किससे लेंगे, अपने कस्टमर से, उसे बोलते हैं रिसीवेबल अमाउंट। जैसे मान लो आप मेरे पास आए और आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तो कैसे दे देंगे, क्या कोई प्रूफ होना चाहिए ना, आपको उधार माल बेचा है, एक रसीद बना के देंगे। वही रसीद हमारे लिए कौन सा अमाउंट रहेगा, रिसीवेबल अमाउंट, उसी बिल के अगर हमको पैसा रिसीव करना है। और वही मान लो आपसे खरीदे तो आप एक बिल बना के हमको दोगे, तो वह रसीद हमारा क्या रहेगा, वो पेबल अमाउंट, उस रसीद के अगेंस्ट, उस बिल के अगेंस्ट हमको पे करना है, कितना पैसा, जितना पैसा होगा। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग को रिसिप्ट मिलता है ना, देखना उसमें नंबर दिया होगा, मेरे संस्था का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, उस पर लिखा भी है रजिस्ट्रेशन बिल नंबर। ठीक है, हमेशा बिल नंबर चेंज होता रहता है, 01023456 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है, क्योंकि एक ही बिल से सेम पर्सन को हम बिल काट के नहीं दे सकते, अलग कुछ होना चाहिए, तभी मैच होगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखो यही बताया गया, क्या बताया गया समझो, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में क्या है, पाना है, वह क्या, वह अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट का रहेगा। ओके, पेबल, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना हो, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस में क्या है, बकाया है, वह पेबल अमाउंट का रहेगा। क्लियर है? चलिए अब लास्ट में ये बचा 29 नंबर और 30 नंबर, तो पहले जानते हैं जनरल, उसके बाद से जानेंगे लेजर। ध्यान से समझना, जैसे हमने बताया था आपको ना कि 1 अप्रैल 2000
22 से लेके और हमारा फाइनेंशियल ईयर कहां तक जाएगा? 31 मार्च 2023 तक। क्लियर है? तो इस डेट से लेके और इस डेट के बीच जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन मतलब सौदा करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और डेट वाइज जो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे नॉर्मल डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे सबके पास कंप्यूटर है क्या? नहीं है ना? तो डे बुक में रिकॉर्ड करेगा ना, कितने का खरीदा है, कितने का बेचा है, सारा। तो जैसे हम लोग नॉर्मल डेट वाइज और स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग करते समय उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले डेट वाइज जनरल का प्रयोग करते हैं। किसका? जनरल का प्रयोग करते हैं। मतलब जनरल एक अकाउंटिंग भाषा है, एक लैंग्वेज है, जिसमें डेट वाइज डे बुक की तरह हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब एक लैंग्वेज, एक भाषा है। जैसे आप बताओ, अगर हम कह दें कि हमारे और आपके बीच बात करना है या हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बेटर मेरे लिए लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि शुरू से मैं यही सीखा हूं। ठीक है? और बेटर तरीके से मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। वैसे अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को, जो भी सौदा कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करोगे तो पहला जो पड़ाव रहेगा क्या रहेगा? जनरल है। मतलब जनरल एंट्री करना होगा, इसे बोलते हैं जनरल एंट्री किया जाएगा। और जो जनरल एंट्री किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? एक रूल के हिसाब से, एक फॉर्मेट के हिसाब से, और वो भी डेट वाइज किया जाएगा। अब फॉर्मेट क्या है, रूल क्या है, जब हम रूल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आज जर्नल के बारे में हम बस बता रहे हैं कि जर्नल सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से डेट वाइज ओरिजिनल बुक की तरह, डे बुक की तरह रिकॉर्ड करता है, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है? वैसे इसमें भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो, यही पॉइंट आपको यहाँ पे समझाया गया है और बताया गया है क्या, कि जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस हम ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस के मतलब ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और यह सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री का है। मतलब जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन को, सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रिकॉर्ड करते जाते करते जाते हैं, इसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? जनरल या जनरल एंट्री कहलाता है। अब कहो सर जनरल, अरे यार कुछ भी करो, पेमेंट करो, रिसिप्ट करो, बैंक में पैसा जमा करो, पहले इसका यही पड़ा हुआ है, पहले क्या करिए? जनरल में रिकॉर्ड करो। नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में करेंगे ना तो उसका प्रोसेस अलग हो जाएगा। बस हम जनरल अभी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद से अगला क्या है? लेजर। तो लेजर को समझने के लिए एक हम थोड़ा सा प्रोसेस बता रहे हैं, आगे इस पे क्वेश्चन बताएंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और ये कंप्यूटर अपने आप लेजर बना लेता है। कैसे बनाता है समझिएगा। देखो, सबसे पहले जो लेजर शब्द है, ठीक है, लेजर, इसका मतलब क्या है? देखो, लेजर से एक समरी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? समरी। जैसे हम पहला ट्रांजैक्शन पेमेंट का किए, समझने की कोशिश करना, दूसरा रिसीव का, तीसरा परचेज का, चौथा सेल का, पांचवा परचेज रिटर्न का। कितना ट्रांजैक्शन किया? 5। तो सबसे पहले पांचों को रिकॉर्ड जो करेंगे किसमें करेंगे? जनरल में। ठीक है? अब होता क्या है कि जब हम इसको जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, अगर उस समय 5 क्वेश्चन करने के बाद हमसे कोई पूछ दे कि बाबू आप बता दो प्रेजेंट टाइम में आपके खाते में, मतलब काउंटर में कैश कितना पड़ा हुआ, तो जनरल से सीधे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमको ग्रुप समरी निकालना पड़ेगा। और वह ग्रुप समरी जो निकलता है वह लेजर से निकलता है।
मतलब डेट वाइज, जैसे मान लो सुबह से लेकर शाम तक, कभी कहीं गए खरीदे, कभी कहीं गए खरीदे, कभी बेचा, कभी खरीदे, कभी पेमेंट किए, कभी रिसीव कर लिया। सुबह से शाम तक खूब किया, और शाम को हमसे हिसाब मांगा गया कि बाबू जितना दिए, जितना लिए, जितना पेमेंट किए, उससे मतलब नहीं है। आज बता दो शाम को इस समय 6 बजे कितना कैश आपके खाते में पड़ा हुआ। तो जनरल से हम क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बार फाइनल अमाउंट नहीं चेक कर सकते, लेकिन वही लेजर में चले जाए तो उस लेजर से पता कर सकते हैं कि कैश का बैलेंस कितना है, बैंक में कितना है, एसके को कितना देना है, पीके को देना कितना देना है, या डीके से कितना लेना है। वो किससे निकल के आता है? लेजर से। इसीलिए बोला जाता है लेजर एक ग्रुप समरी निकालता है, जितने ट्रांजेक्शन किए हैं एक नेचर के जितने हैं सबको अलग कर देता है। कैश को अलग, बैंक को अलग, कस्टमर को अलग, सप्लायर को अलग, एक एक करके, और उसका समरी एक बार में निकाल के दिखा देता है। इसे बोलते हैं लेजर। ठीक है, तो यही पॉइंट्स यहाँ पे भी समझाया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें बुक हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, और जनरल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करने का यह प्रोसेस क्या कहलाता है? लेजर पोस्टिंग कहलाता है। क्लासिफाई मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, मतलब रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड करना? जैसे एक एग्जांपल हमने बताया था शुरू में, कौन सा एग्जांपल? अगर मान लो मार्केट में